हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 134 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन अपने क्लैन में वापस आ गया है। ज़ूफेन अपने हाल में बैठा होता है, उसके हाथ में लॉग बुक होती है। उस बुक के अंदर पिछले 2 साल का सारा डेटा लिखा होता है कि लू क्लैन ने पिछले 2 साल में क्या किया है, जबकि लू फैमिली वाले भी उसके सामने खड़े होते हैं। ज़ूफेन मास्टर ली से कहता है, मास्टर ली, तो लगता है कि आपने पिछले 2 साल में एक बार भी लेवल अप नहीं किया। मास्टर ली से कहते हैं, हाँ मैं लेवल अप नहीं कर पाया, मैं तो वहीं पर अटका हुआ हूँ जहाँ पर तुम 2 साल पहले मुझे छोड़कर गए थे। ज़ूफेन कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम लेवल अप कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हो और बुढ़ा होने की वजह से तुम्हारा लेवल अप यहीं पर रुक गया है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है, तुम मेरे फादर के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मेरे फादर ने और मैंने, हम लोगों ने तुम्हारे क्लैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और जबकि तुम वापस आ गए हो, तुमने आते ही हम सब के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है। ये सब को बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़ूफेन उस लॉग बुक को उठाकर नीचे पटक देता है और उसका खड़ा हो जाता है और मिस ली से कहता है, और तुम्हारा क्या, जब मैं यहाँ पर आया था उसी वक्त तुमने रोना स्टार्ट कर दिया और मुझे थप्पड़ मारकर कहा था। मैंने आते ही बिजनेस की बात करना स्टार्ट कर दी, जबकि तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हारे बारे में क्या पूछूं, तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। पिछले 2 साल में तुम लोगों ने क्या किया है? मैंने उस सारी की सारी लॉग बुक को पढ़ लिया है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने कुछ हास किया हो। आज मुझे इस फैमिली का बटलर होने का दोबारा से फर्ज अदा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से जाने से पहले तुमसे कहा था कि लड़कों की एक ऐसी टीम तैयार करो जो कि पूरे के पूरे टिंजू एम्पायर में फैल जाए, वहाँ पर होने वाली हर खबर हम तक पहुँचाए, यहाँ तक इंपीरियल फैमिली में भी हमारे लोग होने चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है कि तुम्हारी शैडो आर्मी सिर्फ कुछ छोटे छोटे गाँव में ही गई है। अभी तक तो वो किसी बड़ी फैमिली तक भी नहीं पहुँच पाए। तुमने अभी तक उनको कैपिटल में, यहाँ पे 7 बड़ी फैमिलीज में क्यों नहीं भेजा? इसलिए उसे कहती है, तुम्हें लगता है कि ये काम बहुत ज्यादा आसान है। मैंने जोमिंग वैली में अपने लोगों को 10 बार भेजा है, लेकिन 10वीं बार वो लोग पकड़े गए और मारे गए। ये तो उन लोगों की वफादारी थी कि उन लोगों ने हमारे बारे में कुछ भी बताए बिना अपनी जान ले ली, इसी वजह से हम लोग बच गए। लेकिन अगर वो लोग उनको सब कुछ बता देते कि वो लोग हमारे स्पाई हैं, तो अब तक तो जोमिंग वैली वालों ने हम पर अटैक कर देना था। ज़ूफेन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, क्या तुमने ये नहीं देखा कि मैं हेयू टावर में कैसे गया था? क्या तुमने इससे कुछ भी नहीं सीखा कि किसी दूसरी जगह पर जाना हो तो कैसे जाते हैं, बेस कैसे बदला जाता है? मिस लियो से कहती है, तुमने हेजू टावर का नाम लेकर मेरे सामने दोबारा से इस बात को छेड़ दिया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हेजू टावर में तुम कौन से गुलछड़े उड़ाते रहे हो। तुम वहाँ पर किसी एल्डर की तलाश में नहीं गए थे। मुझे पता है कि वहाँ पर तुम क्या करते रहे हो। अगर मेरे ट्रेन किए हुए लोगों के अंदर जरा सी भी सेंस होती और वो थोड़े से भी तुम्हारी तरह के समझदार होते, तो वो अब तक तो वो टिंजू एम्पायर के इंपीरियल फैमिली के अंदर भी घुस गए होते। ज़ूफेन उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम इस बारे में क्या सोच रही हो कि मैं हेजू टावर में क्या करने के लिए गया था, लेकिन मैंने सब कुछ अपने क्लैन के लिए किया है, अपनी लू फैमिली के लिए किया है। टोंगलिंग मिस ली से कहता है, मिस ली, आपको इसके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसने वहाँ पर जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये हमारी लू फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है। इसके बारे में जितनी भी बातें उड़ी हैं वो सारी गलत होंगी। इसने वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हमारा नाम खराब हो। और वैसे भी ये अपने साथ 2 एक्सपर्ट्स को वापस लेकर आया है, जैसा कि इसने वादा किया था कि ये अपने लिए कुछ एल्डर्स को लेकर आएगा। साथ ही ज़ूफेन टोंगलिंग की तरफ देखता है। टोंगलिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये पता नहीं मुझे भी लेक्चर देने वाला है, लेकिन ज़ूफेन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मास्टर ली और मिस ली दोनों ही ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ूफेन मुस्कुरा रहा होता है और उसे कहता है, जब मैंने तुम्हें रेथ हार्ट 1 दी थी तो मुझे लगा था कि तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन तुम तो बच भी गए हो और तुमने उसको मास्टर भी कर लिया है। ज़ूफेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लू फैमिली के तुम एक पिलर बन चुके हो। तुम हमारी लू फैमिली के एक बहुत ही स्पेशल हिस्सा हो। और अगली बारी युनहाई की होती है। युनहाई वहाँ से बहुत ही आराम से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ूफेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओए तुम भी यहाँ पर आओ। युनहाई उसे कहता है, ब्रदर ज़ू, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, प्लीज मेरे साथ इस तरह मत पेश आना। ज़ूफेन उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है, चलो जल्दी से बताओ तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँची है। युनहाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है, ये मुझसे पूछ ही क्यों रहा है जब ये मुझे देखकर ही बता सकता है कि मेरी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँची है। युनहाई उसे कहता है, मैं अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 9th स्टेज पर हूँ और बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करके की गैदरिंग राम में चला जाऊंगा। टोंगलिंग युनहाई की साइड लेते हुए चिल्लाकर कहता है, ज़ूफेन, यंग मास्टर ने 2 साल के अरसा में इतना ज्यादा कल्टीवेट कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाता। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे यंग मास्टर वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस है? ज़ूफेन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो वाकई में एक जीनियस है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करता है? टोंगलिंग कहता है, ये दिन में पूरे 3 घंटे के लिए ट्रेनिंग करता है। युनहाई और टोंगलिंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होकर उसे बता रहे होते हैं कि वो 3 घंटे के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन साथ ही ज़ूफेन उसे कहता है, बस 3 घंटे, आज के बाद तुम 7 घंटे और ट्रेनिंग करोगे, टोटल 10 घंटे ट्रेनिंग करना पड़ेगी। युनहाई उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ब्रदर ज़ूफेन, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ज़ूफेन उसे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की
जरूरत नहीं है। अब हमारी लू फैमिली के पास एक चीफ एल्केमिस्ट आ गया है। वो तुम्हें रोजाना की एक पिल दे देगा जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी और तुम रोजाना इस तरह की ट्रेनिंग किया करोगे तो तुम्हें बहुत ही जल्दी इसकी आदत भी हो जाएगी। युनहाई से कहता है तो मेरे पास तो सिर्फ 2 घंटे बचेंगे, वो भी आराम करने के लिए, मैं खेलूंगा कब? जू फैन उसके सामने एक बुक करते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें खेलने का टाइम देने वाला हूँ? तुम्हारे पास जो बचे हुए 2 घंटे हैं उनमें से 1 घंटा तुम आराम करोगे और 1 घंटा तुम अपनी किताबों को पढ़ने में लगाओगे, क्योंकि अगर तुम सारा दिन कल्टीवेट करते रहोगे और बुक्स को नहीं पढ़ोगे तो फिर कल को तुम अपनी क्लैन के एक अच्छे हेड कैसे बनोगे? क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग ही खाली होगा तो तुम क्या कर सकोगे? तुम कोई फैसला नहीं ले सकोगे। मास्टर जिंग और मेडिसन किंग दोनों ही वहाँ पर खड़े हल्का हल्का मुस्कुरा रहे होते हैं, ऐसा कि उन्हें फैमिली की फीलिंग आ रही है। मेडिसन किंग सोच रहे होते हैं हालांकि बहुत सारी फैमिलीज के ऐसे यंग मास्टर्स को पैम्पर्ड किया जाता है, यानी कि वो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, लेकिन इसके पास जू फैन है। इसके पेरेंट्स मर चुके हैं लेकिन जू फैन इसको बहुत ही हार्ड तरीके से ट्रेन कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा हेड बनेगा, क्योंकि अगर जू फैन इसका मास्टर है तो इसका मतलब फ्यूचर में ये लड़का बहुत कुछ हासिल करेगा। जू फैन उन सबसे कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुम सब लोग जाकर रेस्ट करो। क्योंकि वो मास्टर जैनसोंग और मास्टर जिंग से कहता है आप दोनों यहीं पर रुके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्योंकि मिस जिया भी छुपकर दरवाजे से उसे देख रही होती है। जू फैन कहता है मिस जिया जबकि आप यहाँ पर आ चुकी हैं तो फिर अंदर आ जाएं। मिस जिया भी अंदर आ जाती है। जू फैन उससे पूछता है क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? जिया उसे कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है। जू फैन कहता है चलो भी ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नए एल्डर्स के साथ मुतारिफ करवाता हूँ। जू फैन उसे मेडिसन किंग के बारे में बताता है कि इनका नाम मास्टर जैनसोंग है और ये आज से हमारी लू फैमिली के चीफ एल्केमिस्ट होंगे, और ये दूसरे मास्टर जिंग हैं, ये भी हमारी लू फैमिली के एक एल्डर होंगे, और ये आज से हमारी 5th लेवल की अरेज को कंट्रोल करेंगे। जब तक ये इन अरेज को कंट्रोल कर रहे हैं कोई भी इन अरेज को पार करते हुए अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस जिया उनके सामने झुकते हुए उन सबको ग्रीटिंग्स करती है, लेकिन मास्टर जैनसोंग और मास्टर जिंग आगे से कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। जू फैन उन दोनों से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें इनकी ग्रीटिंग्स पसंद नहीं आई? मास्टर जैनसोंग उसे कहते हैं असल में बात ये है कि जितना तुमने अपने क्लैन के बारे में बताया था यहाँ पर आके हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, हमें वैसा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मास्टर जिंग उसे कहते हैं मुझे तो यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि तुम्हारी लू फैमिली में तो कोई एल्डर है ही नहीं, तुम्हारे ग्रैंड एल्डर वो तो बहुत ज्यादा वीक है, सिर्फ तुम ही एक हो जो कि अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जू फैन उन दोनों से कहता है जब मैंने तुम दोनों को यहाँ पर आने का कहा था मैंने तुम दोनों से ऐसा नहीं कहा था कि मेरी फैमिली इंपीरियल फैमिली के लेवल की है, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है। और रही बात यहाँ पर आने की, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे इनविटेशन को कबूल किया था, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो। मास्टर जैनसोंग उसे कहते हैं लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा लू क्लैन पूरे टिनयानजू एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन है। जू फैन कहता था तुम कहना चाहते हो कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। दोनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त मिस जिया आगे बढ़ती है और उन दोनों से कहती है एल्डर जिंग, एल्डर जैनसोंग, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारी फैमिली एक सेकंड क्लास की फैमिली है और आप जैसे एल्डर्स के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही महान एल्डर्स हैं। जू फैन और आप दोनों एल्डर्स के साथ मिलकर हम लोग अपनी लू फैमिली को इतना आगे ले जाएंगे कि आपको हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोग हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप हमारी फैमिली के एल्डर नहीं बनना चाहते, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मास्टर जैनसोंग और मास्टर जिंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। जू फैन चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है तुम दोनों बूढ़े खूसट, मेरी बात को गौर से सुनो, यहाँ से जाने की सोचना भी मत। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ अगले 5 साल में मैं अपनी लू फैमिली को 7 बड़ी फैमिलीज के बराबर ले आऊंगा, और पूरे 10 साल में मैं अपनी फैमिली को इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल फैमिली बना दूंगा। लेकिन अगर फिर भी तुम लोग मेरी फैमिली को छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी लू फैमिली में आना तो बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन मेरी लू फैमिली को छोड़कर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहीं पर जू फैन बातों बातों में उन दोनों एल्डर्स को धमकी दे डालता है और वो दोनों ही एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ब्लडी वर्म तो अभी भी उनकी बॉडी के अंदर है, पूरी तरह से जू फैन के कंट्रोल में है। वो दोनों ही एल्डर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घुटने टेक कर जू फैन से कहते हैं बटलर जू हमें माफ कर दो, हम लोग कुछ ज्यादा ही बोल गए। साथ ही वो मिस जिया से कहते हैं यंग मिस हमारी इस बात को आप सीरियसली मत लें, हम लोग तो सिर्फ आपसे मजाक कर रहे थे। मिस जिया आगे बढ़ती है और कहती है आप हमारी लू फैमिली के एल्डर्स हैं, आपको इस तरह घुटने नहीं टेकने चाहिए, प्लीज जल्दी से खड़े हो जाएं। मिस जिया जू फैन की तरफ देखती है और कहती है जू फैन इनको जल्दी से खड़े होने का कहो। जू फैन उन दोनों को घूरते हुए कहता है यंग मिस की वजह से मैं तुम दोनों को यहीं पर छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने ऐसी कोई हरकत की तो फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, अब यहाँ से चले जाओ। दोनों ही एल्डर जू फैन का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद मिस जिया जू फैन से कहती है जू फैन 2 साल पहले तुम इतने ज्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन अब तो तुम पहले से भी ज्यादा टफ हो गए हो, मैं तो तुमको पहचान भी नहीं पा रही, तुम वो जू फैन नहीं रहे जो 2 साल पहले थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उन दोनों एल्डर्स के ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती कर रहे थे? वो दोनों हमारी फैमिली के एल्डर्स बनना चाहते हैं, हमारी फैमिली के हर एक मेंबर ने बहुत ज्यादा मेहनत की
किया है, लेकिन तुम सभी के साथ सख्ती से पेश आ रहे हो। ज़ू फैन आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मुझे पता है कि वो सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी जगह दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि फैमिली का हेड कौन है। एक फैमिली को लीड करने के लिए तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड और साथ में अपनी पावर भी शो करवानी चाहिए। दोनों एल्डर्स के सामने और इन सभी लू फैमिली वालों के सामने तुमने अपने ग्रेटिट्यूड को शो करवाया, जबकि मैंने उनके सामने अपनी पावर को शो करवाया है। अगर हम लोग उनके सामने अपनी पावर को शो नहीं करवाएंगे, वो लोग हमें बहुत ज्यादा वीक समझेंगे। उन्हें लगेगा कि लू फैमिली के लीडर्स बहुत ज्यादा वीक हैं और वो हमारे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर हम सब लोग उनको अपनी पावर से डरा कर नहीं रखेंगे तो आज वो हमारे बहुत ही वफादार हैं, कल को यही हमारे दुश्मन बन सकते हैं। बिल्कुल एम्पीरियल फैमिली की तरह। एम्पीरियल फैमिली ने 7 बड़ी फैमिलीज को बनाया था, लेकिन 7 बड़ी फैमिलीज अब एम्पीरियल फैमिली की दुश्मन बन चुकी हैं, क्योंकि एम्पीरियल फैमिली वालों ने 7 बड़ी फैमिलीज वालों के सामने अपनी पावर को शो नहीं करवाया। और यहीं पर हमारी एपिसोड 134 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।